हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? अब अपन चालू करते हैं अपना 12th का पहला चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। और ये केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये देता ही देता है, जिनमें से एक न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर पे से फिक्स है। अब वो किस टॉपिक पे आता है वो चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। लेकिन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी पहले कई बार इस बात को कहा है, जब भी अपनी पढ़ाई को करो कंटिन्यूअसली करना। ऐसा नहीं कि आप बीच में स्किप कर देते हो, क्लासेस स्किप कर देते हो, आधी क्लास पढ़ते हो, आधी के ठीक है बाद में देख लेंगे, वो नहीं। पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक रणनीति प्लान करनी होती है। बिना स्ट्रेटजी के, बिना रणनीति के या बिना कोई प्लान बनाए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली तरीके से नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? या तो पढ़ना है तरीके से या फिर नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो आप क्लास स्किप करो, मस्त ऐश करो, बिंदास, कोई तो काम ढंग से करो। अरे यस सर, नो सर, ऐसा नहीं आधा अधूरा पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट की हो चाहे जेई की हो, उसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। नीट के अंदर तो कम से कम 25 लाख, और जेई के अंदर आप मान के चलो कम से कम 15 से लेके 16 लाख बच्चे आपका एग्जाम देते हैं, जिनमें से सेलेक्ट कितने होते हैं आपको अच्छे से मालूम है। तो सिलेक्शन के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। आपके लिए स्पेशल, एक स्टूडेंट के लिए स्पेशल, एक विद्यार्थी के लिए स्पेशल चीज क्या है? उसका टाइम। जितना आप डिवोट करोगे यार, जितना मीठा डालोगे, जितने चीनी डालोगे, उतना ही टेस्ट आएगा, उतना ही मीठा लगेगा। ऐसे थोड़ी है कि साहब चीनी भी नहीं डाल रहे और मजा भी आ रहा है। तो मजा तभी आएगा जब मेहनत ज्यादा करोगे। जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा लगेगा। यस सर, नो सर, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। आधा अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आ रही मेरी बात समझ में? चलो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप अच्छे से जानते हो, मैंने बताया था सॉल्यूशन। ये वो चैप्टर है जो बिल्कुल, ये मान के चलो, आप अगर इसको कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, समझना है बस इसको। समझ में आ गया? फिजिकल या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ये 95% आपकी समझने की होती है। 5% आपके प्रैक्टिकल डाटा जाते हैं, कुछ चीजें आती हैं वो याद करने की, जिसका अपन भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा 5% ही होता है। ठीक है। सॉल्यूशन, देखिए नाम से लग रहा है सॉल्यूशन, आप खूब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साहब दो चीजों को मिलाना सॉल्यूशन होता है, एक मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। क्या है क्या सॉल्यूशन? क्या नमक का पानी में मिलना सॉल्यूशन है? क्या चीनी का पानी में मिलना सॉल्यूशन है? क्या तेल का पानी में मिलना सॉल्यूशन है? क्या मिट्टी पानी का मिलना सॉल्यूशन है? हर किसी मिक्सचर को सॉल्यूशन थोड़ी कहते हैं। सॉल्यूशन की 2 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। पहला, मिक्सचर होमोजेनस होना चाहिए। दूसरा, जिनसे भी वो मिक्सचर बना है वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो 2 शर्त अगर किसी भी मिक्सचर के अंदर है तो वो मिक्सचर आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। पहला, वो होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लेते हैं मैंने चीनी को पानी के अंदर डाल दिया है, नमक को पानी के अंदर डाल दिया, चम्मच से हिला दिया, अब आप पानी पियो, आपको लास्ट तक पानी का टेस्ट एक जैसा आएगा। ऐसा थोड़ी कहीं मीठा, कभी बहुत मीठा, कभी फीका, कभी कतई साफ मामला, पूरा मिक्सचर एक जैसा लगेगा। तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब कि कंपोनेंट या जो भी चीज आपने डाली है, कंपोनेंट पूरे बल्क के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दूसरा, वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अब साहब नॉन रिएक्टिंग का पता कैसे लगे? जो आसानी से अलग हो गए वो नॉन रिएक्टिंग है। साहब कैसे? जैसे मान लेते मैंने चीनी को पानी के अंदर डाल दिया, चम्मच से हिला दिया। अब मुझे चीनी और पानी को अलग अलग करना है, तो मैंने पानी को गर्म कर दिया, तो पानी वेपोराइज होकर बाहर निकल गया। लेकिन चीनी तो वेपोराइज थोड़ी होती है, वो तो नॉन वोलेटाइल है। चीनी नीचे रह जाएगी, मतलब आपके पास रह जाएगी, पानी गए। तो दोनों अलग अलग हो गए। क्यों हुए अलग अलग? क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करी, नॉन रिएक्टिंग थे। तो जो अलग अलग हो गए वो नॉन रिएक्टिंग है? ऐसे नमक और पानी को आप देखो, नमक और पानी, तो सारा ऐसे तो तेल और पानी भी तो सॉल्यूशन है, हाँ नॉन रिएक्टिंग है। लेकिन क्या मिक्सचर होमोजीनस है क्या? तेल तो ऊपर रह गया, पानी नीचे रह गया, तो होमोजीनस थोड़ी है, वो हेट्रोजीनस है। मिट्टी और पानी, नाम से ही लग रहा है दोनों ही अलग अलग रहते हैं, तो ये सॉल्यूशन तो होएगा ही नहीं। तो सॉल्यूशन की पहली शर्त क्या है? होमोजीनियस होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए इसके कंपोनेंट्स। आप कोई सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछे, साहब सॉल्यूशन क्या होता है?
homogeneous mixture of two or more than two non-reacting substances is called solution. तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, किसके मेरे बच्चों, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, तो क्या कहोगे, homogeneous mixture of two or more than two non-reacting substances, non-reacting substances is called solution. तो दो शर्त आ गई इसके अंदर, होमोजेनियस मिक्सचर और नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। अब इसके अगर मैं एग्जाम के पल की बात करूं, एग्जाम के पल, तो इसके कितने ही एग्जाम्पल आप बना सकते हो, रटने की जरूरत क्या है। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, या सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, या मान लो मैं तीसरा एग्जाम्पल दूं, अमोनिया का पानी के अंदर सॉल्यूशन, अमोनिया का पानी के अंदर सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, लेकिन ये आपका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये एक रिएक्टिंग मिक्सचर है। क्या है, रिएक्टिंग मिक्सचर है, और जो रिएक्टिंग मिक्सचर है वो सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि अमोनिया ने पानी के साथ रिएक्शन करके NH4OH बनाए, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज होने चाहिए। कोई दिक्कत है। अगर अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरली सॉल्यूशन कई सारे टाइप के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अरे सर नो सर, पहले इसको कॉपी करो, कॉपी करो, स्क्रीनशॉट करो, जो भी करना है कर लीजिए। अब देखिए इधर, अगर मैं बात करूं आपसे बाइनरी सॉल्यूशन की, इसकी बात करूं मैं बाइनरी सॉल्यूशन की, नाम से ही लग रहा है बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि इसके अंदर एक तो सॉल्यूट होगा और एक आपका इसके अंदर होगा सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, ऑलवेज। साम मतलब जैसे मान लेते हैं आपको शिकंजी बनानी है, नींबू पानी बनाना है, तो क्या करते हो आप, 5-5 तरीके के सॉल्वेंट लेते हो क्या, पानी के अंदर ही नींबू डाल दिया, नमक डाल दिया, धनिया पुदीना जो भी डालना है, चीनी पीनी जो भी डालना है, तो सॉल्ट एक से ज्यादा हो सकता है बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन। ये है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं टर्नरी सॉल्यूशन की, कौन सा सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, नाम से लग रहा है तीन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट होते हैं दो और टर्नरी के अंदर होते हैं कंपोनेंट तीन, यानी कि इसके अंदर दो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट आपका ऑलवेज एक ही होगा। अगर मैं क्वाटरनरी की बात करूं तो नाम से लग रहा है क्वाटरनरी, चार, एक सॉल्वेंट होगा, तीन सॉल्यूट होंगे। ठीक है, सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होता है, वन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसकी, टाइप ऑफ, जैसे बाइनरी के कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन देखिए, अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात करता हूं तो बताइए यहां n बराबर कितने होगा, 2। यहां n का मतलब क्या होता है, n नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो बाइनरी के अंदर दो ही तो कंपोनेंट होते हैं। अब देखो आपको अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 की पावर n होता है, 3 की पावर n, और n मैंने बता ही दिया, n क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो बाइनरी के अंदर टाइप ऑफ कितने हो जाएंगे बताओ, टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के कितने टाइप लिखोगे आप, 3 की पावर n की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2, तो 3 की पावर 2, तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 9 सॉल्यूशन हो गए।
यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन 9 तरीके के होते हैं साहब। कैसे 9 तरीके कैसे हो? बाइनरी का मतलब दो चीजों को मिला रहा हूं मैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस, लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ऐसे करके साहब। ये 9 तरीके के कैसे हुए, आओ पता लगाते हैं। चलो जी, पहले एक बार इसको कॉपी कर लो, अभी देखते हैं आगे। इसको कॉपी कर लो, आप ले लिए स्क्रीनशॉट। तो मुझे इतना तो पता लगे कि भाई साहब टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन 9 प्रकार के होते हैं, आओ पता लगाएं। जैसे मान लेते हैं मैंने सॉलिड ले लिया, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस। मैंने इसके अंदर मिलाया सॉलिड के अंदर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जरा देखना कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए आपके पास, गिनो। तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए? 9 टाइप। टोटल कितने टाइप हो गए मेरे बच्चों? 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे टर्नरी सॉल्यूशन की बात करता हूं, टर्नरी, तो टर्नरी का मतलब कितने कंपोनेंट है? वो 3। तो टर्नरी में 3 की पावर 3, 27 तरीके के सॉल्यूशन बनेंगे। टर्नरी का मतलब अब 3 चीजें मिला रहे हो आप। कितनी चीजें? 3। आप चाहो तो यूं कह दो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड गैस, ऐसे बनाते चलो सारे भाई बहन मिलके घर पे बनाते रहना। तो टोटल कितने टाइप बनेंगे आपके? 27। अरे ऐसा और नो, 3 चीजों को अपन 27 तरीके से मिला सकते हैं, यहां 2 चीजों को अपन 9 तरीके से मिला सकते हैं। तो 9 तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं। लेकिन ये सारे 9 के 9 नहीं पढ़ने हम लोगों को, हमको वो पढ़ने जो अपने सिलेबस के अंदर है। जनरली अपने सिलेबस के अंदर लिक्विड 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 गैस है। अपन जो पूरा केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं तो 2 टाइप के सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉलिड सॉरी लिक्विड को लिक्विड के अंदर या लिक्विड को गैस के अंदर। हालांकि पढ़ तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लेते हैं अपन सबके बारे में, लेकिन आपका पूरा चैप्टर इन्हीं 2 के ऊपर बेस्ड है। एक बार कॉपी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर, हम तो वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली। थ्योरी भी लिखाएंगे, क्योंकि थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे कैसे पढ़ पाओगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन और बियॉन्ड द लेवल चलेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन इतने करा देंगे आपको, इधर उधर कहीं और से क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खूब सारे क्वेश्चन दे दूंगा, चिंता मत करो। चैप्टर में, चैप्टर के अंदर ही आ जाएंगे 50 से 100 क्वेश्चन तो आपके, और चैप्टर के अलावा कम से कम 100-150 क्वेश्चन और दे देंगे, तो 200-250 क्वेश्चन एक चैप्टर के बहुत होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। अरे सर नो सर, ठीक है। तो ये तो हो गई साहब जी आपके सॉल्यूशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म पे। यहां से आपका बढ़िया सा टॉपिक चालू हो जाता है, कंसंट्रेशन टर्म। नाम सुना है? कंसंट्रेशन टर्म। अब देखिए, थोड़ी बहुत 11th पढ़ी है, मैं पूछ नहीं रहा हूं तुम लोगों से, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या थोड़ी बहुत 11th में हल्का फुल्का सा कुछ देखा है आप लोगों ने? है मोल नाम सुना है? कंसंट्रेशन के कई टाइप पढ़ोगे आप। मोलरिटी नाम तो सुना होगा, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी, कंसंट्रेशन के परसेंटेज। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो चेक करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कंसंट्रेशन के टर्म यूं का यूं जो आपका 11वीं का मोल का टॉपिक था वो पढ़ा देता हूं, क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर पढ़ना खतरनाक है। चलो जी, कंसंट्रेशन के टर्म में आपका पहला पॉइंट आता है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज आप कई तरीके की पढ़ोगे। कितने तरीके की मेरे बच्चों? कई तरीके की। साहब कौन कौन से? आओ
पता लगाएं। आप वेट बाय वेट भी पढ़ सकते हो, W बाय W परसेंट, या W बाय V परसेंट, या V बाय W परसेंट, या V बाय V परसेंट। W बाय W को बाय वेट भी कहा जा सकता है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। इसको वेट बाय वॉल्यूम भी कहा जा सकता है, इसको वॉल्यूम बाय वेट भी कहा जा सकता है, इसको बाय वॉल्यूम भी कहा जा सकता है। अब देखो ऊपर नीचे जो लिखा है इसका मतलब क्या है। देखो ऊपर की तरफ जो लिखा होता है ना, ऊपर वाला W, ये है वेट या मास, कुछ भी कह दो, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि ऊपर आता है खुद की, नीचे आती है सबकी। खुद कौन है, सॉल्यूट, और सब कौन है, मिलकर क्या बना, सॉल्यूशन। ऊपर खुद का, नीचे सबका, यानी कि ऊपर तो आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे यस सर, नो सर। अब बताओ नीचे वेट आ रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है, नीचे आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट निकालने के लिए इनटू 100 कर दो। ऊपर क्या आएगा, वेट के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही इसमें क्या आएगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट के लिए नीचे इनटू 100 आएगा। तो आपको पेपर वाला ऐसे क्वेश्चन देगा, वो आपसे कहेगा 20% W बाय VH2SO4, आगे जो भी सवाल में पूछ रहा है तो ये ध्यान रखना है। 20% W बाय V का मतलब क्या होता है, अभी चेक करेंगे अभी इसके नीचे ही। तो W बाय V का मतलब क्या होता है, W किसका है, वेट ऑफ सॉल्यूट, V किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर खुद की, नीचे सबकी। कई बार क्या होता है, आपको वो यू देगा कि 20% बाय वेट H2SO4, 20% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। बाय वेट का मतलब क्या होता है, बाय वेट, बाय वेट, बाय वेट यानी W बाय W। तो इसका मतलब क्या है, 20% W बाय W। तो ऊपर वाला W किसका होगा, सॉल्यूट का, और नीचे वाला W किसका हो गया, सॉल्यूशन का। 20% बाय वॉल्यूम बोले तो क्या लिखोगे, V बाय V। लेकिन कई बार पेपर वाला आपसे मजे ले लेता है, कई बार ले चुका मजे, वो आपसे क्या कहेगा, 20% H2SO4 सॉल्यूशन। साहब ये तो बोला ही नहीं, 20% के आगे कुछ बोला ही नहीं। इफ in question information about percentage is not given, then always we assume W by V। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है तो W by V मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साहब ऐसा क्यों करते हैं, W by V क्यों मानते हैं, खूब आएगा सवाल आपके। क्योंकि मैं आप कोई सा एक सॉल्यूशन बनाओ अपने दिमाग में, जल्दी जल्दी एक सॉल्यूशन बनाओ। आप में से 99% ने नमक को या चीनी को पानी के अंदर डाला है, एक आध नहीं सा मैं तो दारू को पानी में डाला है, वो देखो तुम तो अपवाद हो, एक आध दो तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा। 99 ने नमक को पानी में, चीनी को पानी के अंदर डाला है, तो मतलब सॉलिड को लिक्विड के अंदर, मतलब मास को लिक्विड के अंदर, मतलब मास को वॉल्यूम के अंदर, मतलब W बाय V। तो मैक्सिमम सॉल्यूशन जो होते हैं नेचर के अंदर W बाय V की फॉर्म में भी होते हैं, V की फॉर्म में ही होते हैं। इज दैट क्लियर। यदि परसेंट के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है देन वी ऑलवेज अज्यूम W बाय V सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। अब जैसे अपन इसके एक दो एग्जांपल करके देख लेते हैं, पहले एक बार हल्का सा इसको कॉपी कर लो, आगे चालत है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले ले बच्चों, चलो आगे चले। अब जैसे आपसे क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल के अंदर इस तरीके से लैंग्वेज मिलेगी, ये बहुत सूगला, ये साला आता ही नहीं है बार बार। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से मिलेगा 20% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, आगे भगवान जाने क्या दे रहा है।
तो 20% बाय वेट का मतलब क्या होता है? 20% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। परसेंट को हटाते हो तो नीचे का आते है बच्चों 100, ऊपर आया W, नीचे आया W। ऊपर किसका आता है? सॉल्यूट का। ऊपर सॉल्यूट का, नीचे किसका आते है मेरे बच्चों? सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अरे और सॉल्यूशन कौन सा हुआ आपका? H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो बताओ W काय में लेते हो आप? ग्राम में। तो आपका सॉल्यूट का मास कितना आया, यानी कि W सॉल्यूट कितना आ रहा है आपके पास? W सॉल्यूट। सॉल्यूट जानते हो जिसको आप डाल रहे हो, और डाल किसको रहे हो आप? H2SO4 को। H2SO4 का सॉल्यूशन मतलब H2SO4 को आपने पानी में डाला है या किसी भी सॉल्वेंट में डाला है। तो बताओ यहां W सॉलिड कितना आया आपके पास? 20 ग्राम आया। और W सॉल्यूशन कितना आया आपके पास? W सॉल्यूशन ये 100 ग्राम का है। सॉल्यूट का पता लग गया, सॉल्यूशन का पता लग गया। तो बताओ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को घटा दो, तो 80 ग्राम का आपका क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया। अरे सर नो सर, या मान लेते हैं मैंने आपको एक और दे दिया, जैसे यहां दे देता हूं, यहीं ले लेते हैं, चलो हटाओ। अगला एक और ले लो। मान लेते हैं मैंने कहा 25% W/VNaOH सॉल्यूशन, ये दे दिया मान लेते हैं। आगे न्यूमेरिकल है, ये तो मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। अब बुद्धि का प्रयोग करो। 25% हटकर नीचे लग गया, कितना आपके पास बताओ? 100। ऊपर आएगा W, नीचे आएगा V। W किसका है आपके पास बताओ? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। तो बताओ W सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है आपके पास? NaOH। W मतलब मास, तो कितना है आपके पास मास? 25। मास को काहे में लिखोगे? 25 ग्राम। अब वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का कितना है बताओ? 100 ml। कितना है? 100। अब बताओ यहां आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो क्या? सॉल्वेंट, सॉल्यूट का पता है आपको, सॉल्यूशन का पता है, लेकिन सॉल्वेंट निकालने के लिए आपको क्या 100 ml में से 25 ग्राम घटा दोगे? चलो 10 रुपए में से 2 किलो घटाओ, है घटा दिए। 10 रुपए में से 2 किलो कैसे घटाओगे? दोनों यूनिट अलग है, जब यूनिट अलग है तो डिफरेंस कैसे ला दोगे? 100 ml में से 25 ग्राम कैसे घटा दोगे? तो इसमें आपको सॉल्वेंट का पता नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? शायद आ गया होगा मेरी बात समझ में। कॉपी करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब लगाओ एक MTR। MTR मतलब मेमोरी टिप रिजल्ट, याद में रखने वाली बातें। MTR मेमोरी टिप रिजल्ट लिखिए। इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज, if the information about the percentage is not given in question, if the information about the percentage is not given in question, then always assume W by V solution, W by V solution, like बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखिए 20% HNO3 सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग 20% W by V सॉल्यूशन, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, लाइक करके इसको कॉपी कर लीजिए। 20% HNO3 सॉल्यूशन मतलब परसेंट के बारे में कुछ नहीं दिया, तो W by V मानकर ही सॉल्व करेंगे। तो बताओ यहां पर HNO3 कितनी है? HNO3 ऊपर आ रही है ना, HNO3 सॉल्यूट, तो HNO3 है 20 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। इज दैट क्लियर? तो पहला पॉइंट तो अपने क्लियर हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल करोगे तब क्लियर होगा, अभी तो थ्योरी तो पढ़ी है। अब दूसरा पॉइंट आता है मोलरिटी, कंसंट्रेशन टर्म का दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका? मोलरिटी। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट मोलरिटी। नाम सुना है मेरे बच्चों मोलरिटी? क्या होती है मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही है ना मोलरिटी का मतलब। क्या होती है मोलरिटी? मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called molarity और denoted by capital M। ठीक है, यानी कि 1 लीटर ये आपका सॉल्यूशन है। कितना लीटर है मेरे बच्चों? 1 लीटर का सॉल्यूशन है, और इसके अंदर आपके जितने भी मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, ये सॉल्यूट के मोल, ये आपका सॉल्यूट है। तो ये पूरा सॉल्यूशन मोलरिटी की टर्म में आएगा। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फार्मूले की फॉर्म में। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मतलब होता है मेरे बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम लीटर में दे रखा है किसका? सॉल्यूशन का। अब देखिए, मोल निकालना है आपको। मोल निकालने के तरीके होते हैं बहुत सारे, जिनमें से मेन 3 है आपके। गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वी गैस अपॉन 22.4। अगर गैस के बारे में पेपर वाला बात कर रहा है एट एनटीपी और एसटीपी। तो मोल निकालने के 3 तरीके होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और वी गैस अपॉन 22.4। अब बताओ, मैं यहां एन की जगह इन तीनों में से कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, जैसा पेपर वाला मेरे से कहेगा। मैं मान लो मास से सॉल्व करता हूं। अगर मैं यहां एन की जगह मास अपॉन मोलर मास लिख दूं, ये पूरा सॉल्यूट का ही आ रहा है, इनटू वी लीटर के बजाय अगर मान लेते हैं पेपर वाले ने आपको वी एमएल में दे रखा है, काय में दे रखा है? एमएल में, लेकिन आपको लीटर में चाहिए, तो एमएल को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 किधर की तरफ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके किसका? मोलरिटी का। तो मोलरिटी का फॉर्मूला समझ में आ गया, m बाय m इंटू 1000 अपॉन v। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। m और कैपिटल M ये आपके सॉल्यूट का है, v आपके किसका है? सॉल्यूशन का। जो ऊपर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बताओ, क्या इसे डेंसिटी कहा जा सकता है क्या? यस सर, नो सर? m बाय v डेंसिटी कह सकते हैं ना? अरे यस सर, नो सर? यस सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। मिर्ची भर दूंगा तुम्हारे नाक में अभी। अरे डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी देखो यहां लिख देता हूं। अगर मान लेते हैं मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपने रट रखा है m बाई वी। तो जिस चीज की डेंसिटी है उसी चीज का मास होना चाहिए और उसी चीज का वॉल्यूम होना चाहिए। आपने यहां किसका वॉल्यूम लिया? यहां साहब ये तो सॉल्यूशन का है, और ये मास किसका है? साहब ये सॉल्यूट का है। मतलब सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का सॉल्वेंट की है। तुम्हारी डेंसिटी है ये। सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर निकाल रहे हो तो सॉल्यूशन का मास होना चाहिए ना। तो यहां m बटा v डेंसिटी नहीं है। हर m बाई v डेंसिटी थोड़ी है। जिस चीज की डेंसिटी निकाल रहे हो उसी चीज का मास, उसी चीज का क्या होना चाहिए? वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, क्या मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर होती है क्या? बताओ, टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं होता? यस सर। आप देखो, किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। बस सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम में कोई खास ज्यादा एक्सपेंडेशन नहीं आता है। लिक्विड में भी थोड़ा आता तो है, लेकिन गैस में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आता है। तो जहां भी वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और जब गर्म करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगे तो कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो वो सारी कंसंट्रेशन जिसके अंदर वॉल्यूम आता है अफेक्टेड बाय
टेम्परेचर। शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई असर्शन रीजन के अंदर पूछ लिया जाए वॉल्यूम, या मैं यूं कहूं नॉर्मली मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यस सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम, यस सर, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से ही आपकी मोलरिटी चेंज होती है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? कॉपी करो, कॉपी करो पहले इसको, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? अब लिखिए इसी के नीचे, मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम। मोलरिटी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं अपन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द मोलरिटी ऑफ, फाइंड द, बोर्ड पे देख के लिख लीजिए, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 14% बाय वेट H2SO4 solution having density 1.09 gram per ml. Find the molarity of 14% by weight H2SO4 solution having density 1.09 gram per ml. अब देखिए इधर इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो मुझे इतना तो पता लग गया, मेरे से मोलरिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, m/m × 1000 अपॉन VmL। डेंसिटी दे रखी है तो m/v को डेंसिटी कर दो, अरे कर दो। किसकी डेंसिटी दे रखी है उसने? सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। किसकी डेंसिटी दे रखी है? सॉल्यूशन की। तो अब क्या करें, आपके पास सवाल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, आओ पता लगाएं। उसने कहा भाई साहब 14% बाय वेट, यानी कि W/W। तो ऊपर किसका वेट आता है? सॉल्यूट का। नीचे किसका आता है? सॉल्यूशन का। तो बताओ W सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है तुम्हारा? H2SO4। क्या H2SO4 का वेट है क्या साहब? 14 ग्राम है। अरे यस और नो? क्या आपके पास सॉल्यूशन का वेट है क्या? हाँ सर, सॉल्यूशन परसेंट हटा के नीचे लग गया ना, सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया? 100 ग्राम का। तो क्या आपको सॉल्वेंट का पता लग गया क्या? यस सर। कितना हो गया बताओ आपका सॉल्वेंट? 14 में 100 में से 14 घटा दो, तो 100 में से 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 86 ग्राम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको निकालना है मोलरिटी। क्या निकालना है? मोलरिटी। चलो, क्या आपके पास सॉल्यूट का मास है क्या? यस सर, ये रहा सॉल्यूट का मास 14। क्या सॉल्यूट का मोलर मास है क्या? सॉल्यूट है ना सर, H2SO4 ये रहा। तो H2SO4 का मोलर मास, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 64, तो टोटल कितना आ जाएगा? 98 आ गया। इंटू 1000 अपॉन ये वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का है। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, बताओ? डेंसिटी बराबर m/v। तो v निकालना है मुझे वॉल्यूम, तो v बराबर क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या आपके पास क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या? यस सर है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन 100। क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है क्या? यस सर 1.09 है। अब वैल्यू पुटिंग करो, 14/98 × 1000। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है आपके पास? 100। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन उल्टी कर दो, डेंसिटी ऑफ डीसीआरएन डेंसिटी तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 1.09। अब इसको काटोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा आपके पास? 10 बच जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 14/98 इंटू 10 इंटू 1.09। ये आपकी मोलरिटी है। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा,
सब सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अब इससे एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो आपका कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। मोलरिटी को इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर मोलरिटी? मोलरिटी इक्वल टू x% इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, कैपिटल है ना ये, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहां जो x% है, x% ये क्या है आपका? वेट बाय वेट, W बाय W%। हल्के में मत ले जाना, ये क्वेश्चन है कहीं पूछा हुआ है। इसको हटा के थोड़ा डिजाइनर कर दियो क्या? ये सूगला सा आ गया। हाँ भाई, x% इंटू डी इंटू 10, ठीक है। और ये आपका दिख ही रहा है सॉल्यूट का। चलो जी, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? मोलरिटी बराबर x% इंटू डी इंटू 10 अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। x% कितना है सवाल के अंदर? x% यानी W बाय W 14 है। मैं यहां x% लिखता हूं 14। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.09 इंटू कितना है? 10। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 98। क्या 14 इंटू 1.09 इंटू 10 अपॉन 98? अरे ओ आगे सर, यानी कि ये तो सही कह रहा है ये। अरे सर नो सर, तो आपसे ये एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है। ये मोलरिटी का एक्सप्रेशन है। किसका मेरे बच्चों? मोलरिटी का। इज दैट क्लियर? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी। हो गया? ये तो पहला पॉइंट अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया? मोलरिटी के बारे में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला जो अपन पढ़ेंगे वो होगा नॉर्मलिटी। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में से दोनों के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं तो नॉर्मलिटी बहुत बड़ा पॉइंट है। होता मोलरिटी के जैसा ही है, लेकिन उसके अंदर एन फैक्टर, एक्स फैक्टर, वैलेंस फैक्टर एक टर्म आता है, नाम तो सुन ही रखा होगा इसके बारे में, ठीक है। और नॉर्मलिटी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर नीट हर साल क्वेश्चन पूछता है, जिस पर जेई के अंदर हर साल एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि नॉर्मलिटी आपके हर चैप्टर के अंदर है सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, इवन इनऑर्गेनिक में भी आपके कई न्यूमेरिकल घुस जाते हैं। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, उसके अंदर क्वेश्चन घुसा देते हैं नॉर्मलिटी के, मोल कंसेप्ट के। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं 11th का पूरा वापस पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 11th का जो पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, जानते होंगे, आता होगा, पढ़ लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस ये मान के चलिए, मैं तो सामने कौन बैठा है कि साहब वो बच्चा बैठा है जो डायरेक्ट 10th करके आया, उसके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। 100% गेन करना आपके हाथ में है। कई बार क्या होता है, टीचर तो 100% रेडिएशन निकालता है, सामने वाले के पास 10% ही पहुंचे तो टीचर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पढ़ाए बच्चों में से ऑल इंडिया अंडर 10 खूब बच्चे आए, अंडर 100 भी खूब बच्चे आए हैं, लेकिन कई बार हमारी पूरी क्लास में से सेलेक्ट ही 2 बच्चे होते हैं, एक ऑल इंडिया रैंक पहली आए और एक ऑल इंडिया रैंक साहब 2000 भी आया, बाकी क्लास ही सेलेक्ट नहीं हुई। इस वक्त क्या हमारी गलती है क्या? पढ़ना बच्चे के हाथ में है। कभी भी 100 या 150, क्योंकि हमने जहां पढ़ा है वहां तकरीबन 250 बच्चे या 200 बच्चों की क्लास होती है मिनिमम, और पूरी क्लास में से आप ये मानकर चलिए ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 बच्चा सेलेक्ट होता है। केवल एक साल मेरा ऐसा आया था जिसमें बैच के अंदर 123 124 बच्चे थे लगभग, जिनमें से 83 बच्चे एक ही बैच में से सेलेक्ट हुए थे, एक बैच में से। हमारी लाइफ का सबसे शानदार बैच रहा है।
वो जिसमें से 83 बच्चे एक से एक खतरनाक रैंक पर बच्चे सेलेक्ट, पूरा बैच ही खतरनाक बना था वो ऐसा कभी कभार होता है, नहीं तो जिस बैच में से ऑल इंडिया रैंक पहली आई थी उस बच्चे में, इस बैच में से 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। 12th का बैच था वो, और 12th के बैच में ज्यादा से ज्यादा 45 एक बच्चे होते हैं, 43 45 इतने बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और जिस बैच की मैं बात कर रहा था वो ड्रॉपर बैच था, 12th पास वाला। तकरीबन 125 बच्चे थे, 123 से 125 के बीच में बच्चे थे, जिसमें से पहली साल 83 बच्चे, मतलब उस बैच में हम जितने टीचर ने पढ़ाया था वो बैच आज भी उनको याद है। और जो बच्चे बच गए थे उनको अपनी गलती का पता लग गया था, सर यार मैंने ये गलती कर दी थी, वो बच्चा अगली साल सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे बैच बनो, ऐसे बच्चे बनो कि टीचर आपको आज याद रखे, आज भी याद रखे कि मैं आज भी उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट क्लास। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली क्लास में अपन आगे के टॉपिक देखेंगे।